तो क्रोनिंग और पैनी इन दोनों लोगों ने ये ब्लॉच की बात को समझा, ब्लॉच के थ्योरम को जाना, और फिर उस ब्लॉच की थ्योरम को उन्होंने अप्लाई कर अपने सॉलिड स्टेट की थ्योरी पर, और उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया। बहुत लंबा चौड़ा मॉडल है, करीब 2.5-3-4 पन्ने का इसका पूरा डेरिवेशन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। हम लोग क्या करेंगे, हम इसको कुछ पॉइंट में दर्ज कर देंगे, सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट बनाएंगे जिसके जो इसकी सबसे जरूरी चीजें हैं, तो इसके बारे में लिखें। तो हेडिंग आपको लिखना है क्रॉनिंग पैनी मॉडल, क्रॉनिंग पैनी मॉडल। सर आपने जो पीडीएफ भेजा उसी के आगे कंटिन्यू में। इसी के आगे कंटिन्यू। तो क्रॉनिंग पैनी मॉडल में लिखोगे इट इज, पहला पॉइंट लिखोगे इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल डेवलप्ड फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। It is a mathematical model developed for the motion of electron within the solid materials, within the solid materials by considering the presence of positive ions as series of potential walls. It is, ये अंडरलाइन कर देना, presence of positive ions as series of potential walls। यहाँ पर ये माना गया, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पॉजिटिव आयन है, यहाँ पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन, ये आयन कैसे बने, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ के। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इनसे गुजरेगा, इनसे बगल से, तो उनको बार बार इसका अट्रैक्शन महसूस होगा इस इलेक्ट्रॉन को। इसको क्रॉनिंग पेनी ने कहा आप ऐसे मान लो कि ये दीवारें हैं, बहुत सारी दीवारें खड़ी हैं, ठीक है, ये दीवारें ऐसे खड़ी हैं, दीवारें जैसी मान लो पोटेंशियल वॉल है, दीवारें हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है तब तो वो फ्री होता है, लेकिन जब वो इस पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द गुजरता है तो उसको थोड़ी सी रुकावट महसूस होती है। तो इमेजिन करो, ये दीवारों को आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि क्या कर सकते हो, एक रूम है, बहुत बड़ा हॉल है, उसमें बहुत सारे पर्दे पड़े, सपोज ये पर्दे हैं, तो जब आप पर्दों से गुजरते हो तो पर्दों की रगड़ आपको लगती है, उतने देर के लिए आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो, फिर से एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक आप फ्री होते हो, फिर जब दूसरे पर्दे से गुजरते हो तो आप थोड़ा सा उसकी रगड़ की वजह से, उसके प्रभाव की वजह से थोड़ा सा आप असहज होते हो। तो ऐसा आप मान सकते हो कि जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये सारे पॉजिटिव आयंस इस तरह से क्वांटम वॉल है, क्वांटम दीवारें हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इनसे गुजरता है तो वो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी, उसकी डायनामिक्स थोड़ा सा प्रभावित होती है। इसको मानने से फायदा ये हुआ कि पोटेंशियल स्टेप, पोटेंशियल वॉल, ये सारी क्वांटम मैकेनिक्स में लोग प्रॉब्लम कर रहे थे। अब यहाँ बाउंड्री डिसाइड कर सकते हो कि जब रीजन नंबर 1 कह दो, रीजन नंबर 2 कह दो, रीजन नंबर 3 कह दो, फिर रीजन नंबर 1, फिर रीजन नंबर 2, फिर रीजन नंबर 3, इस तरह से। तो जब बाउंड्रीज से गुजरेंगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बाउंड्री कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं। इस तरह से कई सारी मैथमेटिकल टूल मिल गए थे क्रॉनिंग पेनी को, जब उन्होंने इसको ऐसे मान लिया था, और ऐसा मान करके उन्होंने पूरी मैथमेटिक्स डेवलप की। और मैथमेटिक्स डेवलप करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ एनर्जी वैल्यू सेटिस्फाई करता है, क्योंकि क्वांटम बिहेवियर है तो इसकी कुछ खास एनर्जी वैल्यूज आती हैं, और वो खास एनर्जी वैल्यू ये बताती हैं कि इन्हीं वैल्यू के लिए ही हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो उन एनर्जी वैल्यूज को हम वैलिड वैल्यूज कहते हैं या सोल्यूशन कहते हैं, और जिन एनर्जी वैल्यू के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं होता उनको हम फॉरबिडन एनर्जी कहते हैं या नॉट अलाउड एनर्जीज कहते हैं। तो जब हम इन सारी एनर्जीज की वैल्यू को एक जगह लिखते हैं तो हमें दिखता है कि अलाउड एनर्जीज एक जगह है,
फिर अलाउड एनर्जीज एक जगह है, फिर अलाउड एनर्जीज एक जगह है, और इन अलाउड एनर्जी के बीच में कुछ ऐसी एनर्जी वैल्यूज हैं जो कि नॉट अलाउड है, ये नॉट अलाउड है। तो इसी को कहा गया कि जो एनर्जी वैल्यू नॉट अलाउड है उनको कहा गया एनर्जी गैप, और जो एनर्जी वैल्यू अलाउड है उन्हें कहा गया एनर्जी बैंड। तो क्रॉनिंग पैनी ने सबसे पहली बार ये बताया कि आखिर ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड मैथमेटिकली क्या होते हैं। तो कंडक्शन बैंड का मतलब होता है वो ऊर्जाओं का समूह जिस ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर घूम सकता है। वैसे वैलेंस बैंड क्या है? वैलेंस बैंड उन ऊर्जाओं का समूह है जिन ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम सकता है। और उनके बीच में एनर्जी गैप क्या है? एनर्जी गैप वो एनर्जी है जो एनर्जी वैल्यू ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए रखेगा और ना फ्री होने के बाद रखेगा। तो इस तरह से मैथमेटिकली क्रॉनिंग पैनी बताते हैं कि बैंड जो बन रहे हैं असल में वो एनर्जी वैल्यूज हैं इलेक्ट्रॉन की, जो ये बताते हैं कि जब वो फ्री हो जाएगा तो वो किस एनर्जी से गति करेगा, और जब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ बंधा घूम रहा है तो किन एनर्जी के साथ वो रह सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दे दे हम उसी एनर्जी के साथ वो घूमता रहेगा। इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम पार्टिकल है, उसकी अपनी कुछ रुचियां हैं, उसके अपने कुछ इंटरेस्ट है, उसके ऊपर कुछ रूल काम कर रहे हैं। तो उन रूलों की वजह से वो वैलेंस सेल की प्रॉपर्टी शो करता है, वैलेंस बैंड की प्रॉपर्टी शो करता है, और कंडक्शन बैंड की प्रॉपर्टी शो करता है। तो लिखें इसी के बारे में, सीरीज ऑफ पोटेंशियल वॉल्स। यहाँ पे लिखो क्रॉनिंग एंड पैनी, केपी कह दो, केपी सॉल्व द Schrodinger equation for moving electron. KP solved the Schrodinger equation for moving electron and obtained the solution for certain energy range. The energy values for which solution exists are called valid या allowed energies, and its set या group form a bunch, bunch, bunch of level known as band. So the energy values for which solution exists are called valid या allowed energies and its set, मतलब जितनी एनर्जी इनका सेट ग्रुप बना लो, form a bunch of level known as band. इनको हम बैंड कहना शुरू कर देते हैं। मतलब बैंड का मतलब क्या हुआ? ग्रुप, गुच्छा, गुच्छे को हम बैंड कह रहे हैं। और अगला पॉइंट इसी में आगे लिखो, for certain energy values, the solution does not exist. Energy values, the solution does not exist and are called, उनको क्या कहा जाता है? and are called not allowed या forbidden, are called not allowed या forbidden energy values. अब such values are present between two bands and form a band gap.
बैंड गैप। तो कुछ फॉर सर्टेन एनर्जी वैल्यू सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और ऐसे जितने भी सोल्यूशन जिनके लिए जिन जिन एनर्जी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको हम नॉट अलाउड या फॉरबिडन एनर्जी वैल्यूज कहते हैं। फॉरबिडन इसलिए कि इनके लिए सोल्यूशन देना ही भूल गया, श्रोडिंगर इक्वेशन इन वैल्यूज के लिए सोल्यूशन देता ही नहीं है। तो सच वैल्यूज आर प्रेजेंट बिटवीन टू बैंड्स। तो बैंड्स क्या है? अलाउड एनर्जी वैल्यू जिनके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और फॉरबिडन बैंड गैप क्या है? वो एनर्जी वैल्यू जिसके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो उन्होंने ये बताया कि अगर आपके पास, जैसे मान लो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि बहुत सारी एनर्जी वैल्यूज हैं, जैसे हमने ये कह दिया कि ये सारी एनर्जी वैल्यूज हैं जो इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास, ठीक है, ये हमारी एनर्जी वैल्यूज है बहुत सारी। अब हमने इसमें चेक करना शुरू किया कि कौन कौन सी एनर्जी वैल्यू के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कौन कौन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, क्या हो गया? देखो, तो अब हमने पता किया कि ये जो इतनी टॉप की एनर्जी वैल्यूज हैं इनके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे जो एनर्जी वैल्यूज इनके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर इनके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जितने सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका एक गुच्छा है, फिर जो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका एक गुच्छा है, और बीच में एक ऐसा समूह है एनर्जीज का जिसके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो आप कह सकते हो कि श्रोडिंगर इक्वेशन भूल गया कि इन वैल्यूज के लिए भी उसको इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। तो ऐसे एनर्जी वैल्यू को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, मतलब दीज आर नॉट अलाउड। अब नॉट अलाउड के सेंस आप जैसे भी समझ लो। तो जैसे ऐसा होता है कि जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन, ये जो एनर्जी लेवल है ये सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अगर बिलोंग कर रहे हैं तो इसको हम नाम देंगे कंडक्शन बैंड, इसको हम कंडक्शन बैंड कहेंगे। ये जो जस्ट बंधे हुए हैं उनको हम वैलेंस बैंड कहेंगे। वैलेंस बैंड के नीचे भी और बैंड होते हैं। ये जैसे मान लो, जैसे सपोज ये हमारे पास एटम है, इसमें के शेल है, इसमें एल शेल है, इसमें एम शेल है, और एम शेल ही वैलेंस शेल है। तो जो एम शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए तो ये ऊर्जा स्तर होगी, तो इसको वैलेंस बैंड कहेंगे। लेकिन एल शेल के इलेक्ट्रॉनों के लिए भी एक एनर्जी बैंड होगा जिसको कि हम एल शेल बैंड कहेंगे। वैसे ही के शेल के इलेक्ट्रॉनों के लिए भी नीचे एक बैंड होगा जिसको हम के शेल बैंड कहते हैं, लेकिन इनका नाम नहीं लिया जाता। नाम इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि किसी एटम में जैसे जैसे ये शेल भरते जाते हैं तभी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं। तो के शेल पूरी तरह से भरा हुआ है, एल शेल पूरी तरह से भरा हुआ है। जब भरे हुए हैं, सैचुरेटेड है, तो इनकी कोई बात हम नहीं करेंगे। बात वहां पर होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर जा सकते हैं और एनर्जी खत्म होने पे वापस आ सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जहां से मूव कर सकते हैं, जहां आ सकते हैं। तो इसीलिए इस शेल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि सारा मूवमेंट यहीं से होता रहता है। तो ये सॉल्यूशन, श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन के फॉर्म में सबसे पहली बार क्रॉनिंग एंड पैनी ने इस मॉडल को सबसे पहली बार बताया था। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है क्रॉनिंग पैनी मॉडल के, और जब हम लोग पूरा डेरिवेशन करते हैं तो वो सारे वो जो डिफरेंसेस हैं वो सब उसमें हम लोग देखते हैं। तो क्रॉनिंग पैनी मॉडल पे मैंने एक वीडियो बनाया है, तो डिटेल में अगर आपको देखना है डेरिवेशन, हालांकि उसका समय नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी अगर आपको जिज्ञासा है तो आप वहां देख सकते हैं, और भी वीडियो देख सकते हैं। पता नहीं मुझे कि सब में इतना कुछ डिटेल में दिया है कि नहीं, बट मैंने कोशिश की है उसको डिटेल में बनाने की। तो ये हमारी क्रॉनिंग पैनी मॉडल की बात हो गई। ओके, अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास, देखो ऐसा होता ये है कि जैसे आप सोचो एक ट्रक है जो बिल्कुल लोडेड है, भरा हुआ है, एकदम पूरा भरा हुआ है। ये हमारा ट्रक है, पूरा भरा हुआ है। जितना लोड होगा तो इसके इंजन पे बड़ा दबाव होगा। तो अब क्या हो रहा है, इस इंजन पे दबाव की वजह से ये ट्रक, जो कि मान लो x किलोग्राम इसके अंदर भरा हुआ है वजन, तो ये कोई दूरी जो L है उसको तय करता है 10 मिनट में। ठीक है, L दूरी 10 मिनट में तय करता है क्योंकि भरा हुआ है।
वहीं एक छोटा ट्रक है, यही ट्रक होता अगर खाली होता, इस पे इतना लोड ना होता, तो इंजन को भी उतना काम ना करना पड़ता, तो थोड़ी रफ्तार ज्यादा होती, तो वो इसी काम को, इसी दूरी को वो 3 मिनट में भी तय कर सकता था। जब फुल क्षमता के साथ, लोड के साथ चल रहा है ये ट्रक, तो उतनी दूरी को 10 मिनट में ये तय कर रहा है, और अगर खाली होता और पूरी क्षमता के साथ चलता तो 3 मिनट में पूरा करता। अब आप सोचो, अगर खाली होने के बावजूद भी ट्रक 10 मिनट का समय ले, तो लोग कहेंगे कि ट्रक से कि तुम्हारा व्यवहार तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारा बोझा लदा है। लॉजिक समझ रहे हो? लॉजिक क्या है? खाली होने के बावजूद भी अगर ये ट्रक इस दूरी को तय करने में 10 मिनट समय ले, वो समय जितना समय भरा हुआ ट्रक लेता है, तो यहां हम कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस ट्रक के ऊपर इतना बोझा है जितना कि इस भरे ट्रक पे होता है, तभी तो 10 मिनट का समय ले रहा है। यही लॉजिक यहां पर कोशिश करिएगा समझने की। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होता तो वो x1 से लेकर के x2 की दूरी को कुछ t टाइम में कवर कर देता, क्योंकि उसका मास m है। लेकिन रास्ते में बहुत सारे आयन हैं, और ये आयन जो है ये इसको रुकावट दे रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो x1 से लेकर के x2 की दूरी को तय करने में ज्यादा समय ले रहा है, t2। तो हम ये कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन बड़ा भारी हो गया, भारी हो गया, इसीलिए वो उतना ही टाइम लेने में उसको ज्यादा समय लग रहा है। अगर हल्का होता तो आराम से ये इस दूरी को तय कर लेता। और इसको असल में समय क्यों लग रहा है? क्योंकि जब भी ये किसी पॉजिटिव आयन के बगल से गुजरता है तो पॉजिटिव आयन इसको अपनी तरफ खींचता है, उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी थोड़ा सा स्लो होती है, फिर एक्सीलरेट होता है, फिर कहीं स्लो होती है। तो असल में इसका मास चेंज नहीं हुआ। यहाँ हम रिलेटिविटी नहीं लगा सकते कि बहुत तेज चल रहा है तो इसका मास वेरिएशन m बराबर √1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर से इसका रेस्ट मास, वो नहीं है। उस वेलोसिटी पे भी हम नहीं बात कर रहे, उतनी वेलोसिटी यहाँ नहीं होती, वरना फिर एटम छोड़ के चले जाते, इलेक्ट्रॉन जो है क्रिस्टल छोड़ के चले जाते अगर इतनी एनर्जी वगैरह उनके पास होती है ठीक ठाक वेलोसिटी, बट रिलेटिविस्टिक रीजन में नहीं होती। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इन एटमों के संपर्क में आते हैं, इनसे इंटरैक्ट करते हैं, तो इनका जो प्रभावी मास होता है वो ऐसा लगता है कि इन इंटरैक्शन की वजह से चेंज हो गया, थोड़ा भारी लगता है। ठीक है, वजन उसको ऐसा लगता है कि उसका रिस्पॉन्स जो है वो ऐसा है जैसा किसी भारी एलिमेंट का होता है। तो यहां पर हमें ये ऑब्जर्व होता है कि जो m है किसी इलेक्ट्रॉन का वो चेंज हो जाता है, असल में नहीं होता, उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इसके मास में प्रभाव आ गया है। तो उस मास को ही हम इफेक्टिव मास कहते हैं। इफेक्टिव मास ये कंसेप्ट है, और इसका फॉर्मूला होता है m स्टार बराबर h0 स्क्वायर d2e/dk²। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में 2-3 चीजें आ गई हैं, E आ गया है, K आ गया है। अब सवाल ये हुआ कि मास के फॉर्मूले में E और K कहां से आ गया, तो उसको हम लोग अभी बात करेंगे आगे। तो h² कांस्टेंट है, तो अभी उसको हम तब बात करेंगे जब हम टाइट बॉन्ड या पैराबोलिक अप्रॉक्सीमेशन पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए जरा लिखें इफेक्टिव मास के बारे में। According to Bloch theory, BLOCH. According to Bloch theory, within the crystal, the electrons are interacting within the crystal. The electrons are interacting effectively. Electrons are interacting effectively with the
positive ions interacting effectively with the positive ions. Full stop. These positive ions are arranged in periodic manner. These positive ions are arranged in periodic manner. Periodic तरीके से आपस में जुड़े होते हैं. Are arranged in periodic manner. Full stop. As a result of this interaction, the dynamics of these particles is modified, which is interpreted उल्लेखित कर सकते हैं, which is interpreted by introducing the concept of effective mass. Full stop. Effective mass is not a real quantity. Effective mass is not a real quantity, but it can be useful for the explanation of अब इसमें पहला पॉइंट बनाओ, can be useful for the explanation of behavior of electron and holes in conduction and valence bands. Behavior of electron and holes in conduction and valence bands. दूसरा, nature of bands in EK space. Nature of bands in EK space as per tight bond parabolic approximation. As per tight bond parabolic approximation. तो ये भी एक मैथमेटिकल टूल है हमारे पास इफेक्टिव मास का, और इसका लॉजिक ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी बहुत सारे जहां इंटरेक्शन उसके हो रहे हो, जिसकी वजह से उसको रुकावट हो रही हो, तो उसकी पूरी डायनेमिक्स प्रभावित हो जाती है. जैसे जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो उसमें आप उसका वेलोसिटी निकाल सकते हो, उसके कोलिजन के आधार पर उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह सब निकाल सकते हो. लेकिन जब हम इस तरह के पीरियोडिक पोटेंशियल्स को मानते हैं
तो डायनेमिक्स जो होती है वो श्रोडिंगर इक्वेशन के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब उस कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स को समझाने के लिए हम उसके नॉर्मल मास को यूज नहीं करते। नॉर्मल मास जो इलेक्ट्रॉन का होता है 9.11, उस मेथड को यूज नहीं करते, बल्कि हम एक नए तरह के मास की बात करते हैं। और ये जो मास डिफाइन कर रहे हैं ये एनर्जी और के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। तो एक नए तरीके से एनर्जी के, इसको के स्पेस कहते हैं। एनर्जी और वेव वेक्टर का जो वेव कांस्टेंट का जो स्पेस होता है उस स्पेस में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, और वहां पर हमें एम स्टार की जरूरत पड़ती है। और इस के स्पेस को बताने वाला एक जो मेथड है इसको टाइट बॉन्ड पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपको बीच बीच में हम अलग अलग तरह के गुण बताते जाएंगे। बीच बीच में अलग अलग तरह के जो गुण हैं हमारे इस इफेक्टिव मास के, उसको हम बताते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम कहते हैं पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन। देखो भाई, सिंपल सी बात है, थ्योरी सिंपल सी नहीं है, लॉजिक रिलेटिवली सिंपल है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो हम कहते हैं डिब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से वो वेव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इस वेव की वेवलेंथ जो होती है वो लैम्डा होती है, वो h/p से लिखी जाती है। तो p बराबर यहाँ पर h/लैम्डा हो जाता है। तो p की वैल्यू हो सकती है h/2π कर दें और 2π से हम मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आप क्या कर सकते हो, h/2π को लिख दो h क्रॉस और 2π/λ को कह दो k। तो p की वैल्यू हो जाएगी h क्रॉस k, यानी कि ये क्या है, ये है मोमेंटम की वैल्यू। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जो कि डिब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से एक वेव फॉर्म में रहता है, जब वो मूव करता है तो उसका मोमेंटम जो होगा वो ये हो जाएगा। ऑल्सो हमारे पास एनर्जी कितना होता है, एनर्जी जो होती है, जो अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, तो आप कहोगे E बराबर p²/2m, और p बराबर ये है तो h² k²/2m, ये वैल्यू आ गई। तो एनर्जी के लिए अगर आप देखो तो h²/2m और यहाँ आ गया k²। तो E जो है वो प्रोपोर्शनल है k², ये बिल्कुल वैसा है y इज प्रोपोर्शनल टू x²। तो ये जो इक्वेशन होती है किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। तो जब भी आप एनर्जी और के टर्म में लिखना शुरू करोगे, लिखने का प्रयास करोगे, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि एनर्जी k² के प्रोपोर्शन होती है। तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहिए, बिल्कुल वैसा है जैसे y बराबर, अगर हमें कांस्टेंट, अब ये अगर इसको कांस्टेंट यहाँ इंट्रोड्यूस कर दो तो E बराबर कांस्टेंट a है, इसको a मान लो k²। ऐसा ही पैराबोला होता है y बराबर ax²। कैसे लिखते हो, अगर ये एक्सिस k की है और ये एक्सिस एनर्जी की है तो हम क्या लिखेंगे, इसका पैराबोला ऐसा बनेगा, शिफ्टेड पैराबोला, ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर मान लिया हमने, इस तरह से बनेगा। लेकिन यहां पर एक पेंच है। पेंच ये है कि हमने इलेक्ट्रॉनों को माना, लेकिन जब किसी जगह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो वहां पर जो खाली जगह बचती है उसको होल कहते हैं। और होल कैसे पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल। तो जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है तो उसके लिए ये सारी डायनेमिक्स है। तो होल जो होता है वो पॉजिटिव पार्टिकल होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। अगर आपको होल का मास कितना होता है, तो होल का मास इलेक्ट्रॉन के छोड़ने से तो बना है, तो वही वही उसका भी मास होगा। इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वही होल का मोमेंटम होगा। तो हमारे लिए होल क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या है, होल एक ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन अगर बैठ जाए तो वहां पर न्यूट्रलिटी आ जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन आगे जाता है तो खाली जगह पीछे जाती है। ये खाली जगह थी, ये खाली जगह थी, ये खाली जगह है। अब मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर उछल के पीछे आएगा तो ये भर जाएगी और ये जगह खाली हो जाएगी। वैसे इलेक्ट्रॉन जब उछल के यहाँ आएगा तो ये जगह भर जाएगी, ये जगह खाली हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पीछे की तरफ, तो होल मूव कर रहा है आगे की तरफ। तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि सेमीकंडक्टर की थ्योरी में इलेक्ट्रॉन और होल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पार्टिकल होते हैं, और जैसे दोनों मिलते हैं
तो ना प्लस बचता है ना माइनस बचता है, हर चीज न्यूट्रल हो जाती है। तो इस लॉजिक के हिसाब से टाइट बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन यही मैथमेटिकली आगे बढ़ता है, लेकिन कहता यही है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनों के लिए इस तरह से एक पैराबोला बनाया है, तो होल की प्रेजेंस के लिए आपको इसका उल्टा पैराबोला बनाना पड़ेगा, मिरर इमेज होगी एक तरह से। तो ये अब हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तब कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पैराबोला है ये कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नीचे वाला पैराबोला है ये वैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंट करता है, ये वैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट करता है। अब हम जानते हैं सेमीकंडक्टर में मैंने पढ़ाया, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग को अच्छी तरह से मुझे ध्यान है कि पिछले सेमेस्टर में, कि जैसे ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन छूट के जाता है तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन गया है वो खाली जगहें होल होती हैं, ये होल है, और ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब वापस से कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां होल नहीं क्रिएट होता। कंडक्शन बैंड में कभी भी होल नहीं रहते हैं, वो होल हमेशा वैलेंस बैंड में रहते हैं। तो इसका मतलब है जो वैलेंस बैंड है, अगर आप होल दिखाओगे तो आपको यहां दिखाने पड़ेंगे, और अगर आप इलेक्ट्रॉन दिखाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड दिखाने पड़ेंगे। तो होल्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। अब जब हम ये सारी चीजें बता रहे हैं तो होल की, अब होल भी वही गुण दिखाएंगे जो इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। पोटेंशियल लगाने पर होल भी मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक कर्वेचर है ना, कर्वेचर है, जैसे कर्वेचर यहाँ है, फिर कर्वेचर यहाँ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी कर्व का टेंजेंट लेते हैं तो जो टेंजेंट होता है ये होता है dy बाई dx। लेकिन जब टेंजेंट के बदलाव को देखते हैं, मतलब जब हम चेंज ऑफ चेंज देखते हैं कि टेंजेंट का स्लोप कैसे बदल रहा है, तो हम d2y बाई dx स्क्वायर देखते हैं। तो स्लोप क्या है, dy बाई dx, और स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। अगर स्लोप के बदलाव को देखना है, जैसे ये है ऐसे, इस तरह से था ऐसे, तो यहाँ का स्लोप कुछ और, यहाँ का स्लोप कुछ और, यहाँ का स्लोप कुछ और। तो जब आप स्लोप के बदलाव को देखते हो तो आप डबल डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हो, और जब केवल आप किसी पॉइंट पर स्लोप देखते हो तो आप सिंगल डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कर्व इस तरह से है, एक कर्व इस तरह से है। इस जगह का टेंजेंट बिल्कुल फ्लैट होगा, यहाँ का टेंजेंट कुछ और होगा, यहाँ टेंजेंट कुछ और होगा। और अब हम यहाँ पर d2e बाई डी के स्क्वायर टर्म देख सकते हैं, जहां पर ये एक्सिस k है और ये एक्सिस e है। जैसे हमने कहा नहीं था कि आप dy बाई dx देखते हो और चेंज ऑफ चेंज क्या देखते हो, d2y बाई dx स्क्वायर। तो आपने यहाँ y एक्सिस इधर माना था, x एक्सिस इधर माना था। अब की बार आपने x की जगह k देख लिया और y की जगह e रख दिया। तो स्लोप ऑफ स्लोप, चेंज ऑफ चेंज देखना है तो d2 बाई डी के स्क्वायर होगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये सारा चेंज निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है और ये सारा चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। ऐसा है ना, ये ऊपर की तरफ है। आपको ये मालूम होगा ना कि ये जो स्लोप होता है ये पॉजिटिव स्लोप होता है, और अगर आप कभी इस तरह का स्लोप लेते हो तो ये निगेटिव स्लोप होता है। इस तरह से पॉजिटिव स्लोप होगा, ये निगेटिव स्लोप होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ जब भी आप स्लोप बनाओगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के स्लोप होंगे, यहां जब भी स्लोप बनाओगे तो निगेटिव डायरेक्शन के स्लोप होंगे।